आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। अब बुलेटिन में वक्त हो गया है 40 बड़ी खबरों का, यानी खबर 40 का, जहां पर दिन भर की बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। शुरुआत होगी कारोबारी जगत की खबरों से, फिर राजनीति की बड़ी खबरें। वहीं बुलेटिन के दूसरे हिस्से में हम आपको दिखाएंगे तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की भी खबरें होंगी और दुनिया जहान की खबरों का भी हम आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले बिजनेस की खबरें। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार कंसोलिडेशन के मूड में रहा। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुए। हालांकि निफ्टी 17,500 के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा। बैंकिंग शेयरों में भी आज दबाव था। इसके अलावा ऑटो, एफएमसीजी, आईटी शेयरों पर दबाव दिखा। पूरे हफ्ते की बात करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में 2% से ज्यादा की तेजी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 150 अंक गिरकर 58,644 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 44 अंक टूटकर 17,516 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 200 से ज्यादा अंक गिरकर 38,789 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 130 अंक ऊपर 58,918 पर खुला था। दिन में इसने 58,943 का ऊपरी स्तर भी छुआ। इसके 30 शेयर में से 19 गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के गिरने वाले प्रमुख शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड शामिल रहे। इसके साथ ही टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के शेयर्स भी गिरकर बंद हुए। निफ्टी भी आज 17,590 पर खुला। इसने 17,617 का ऊपरी स्तर भी छुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी फाइनेंशियल और निफ्टी बैंक इंडेक्स भी गिरकर बंद हुए। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में टाटा स्टील के नतीजे अनुमान से अच्छे रहे। इस दौरान कंपनी का कंसो मुनाफा 9,598 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस को 9,244 करोड़ रुपए मुनाफे का अनुमान था। इसी दौरान पिछले साल कंपनी का कंसो मुनाफा 3,850 करोड़ रुपए रहा था। तीसरी तिमाही में कंपनी की कंसो आय सालाना आधार पर 41,902 करोड़ रुपए से बढ़कर 60,780 करोड़ रुपए रही। इस दौरान कंपनी का कामकाजी मुनाफा 9,568 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,850 करोड़ रुपए रहा। इंडिगो ब्रांड से एयरलाइंस चलाने वाली इंटरग्लोब एविएशन ने दिसंबर तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। लगातार 7 तिमाहियों में नुकसान में रहने के बाद कंपनी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में प्रॉफिट में आई। इस दौरान कंपनी का कुल मुनाफा 128 करोड़ रुपए रहा। इसी दौरान पिछले साल कंपनी को 627 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। सालाना आधार पर दिसंबर तिमाही में कंपनी की आय 4,910 करोड़ से बढ़कर 9,295 करोड़ रुपए रही। इंडिगो का मुनाफा में आना एयरलाइंस इंडस्ट्री की हालत सुधरने का संकेत हो सकता है। इंडिगो लो कॉस्ट एयरलाइंस है। मान्यवर ब्रांड से पारंपरिक पोशाक बनाने वाली कंपनी वेदांत फैशंस का आईपीओ आज से खुल गया है। कंपनी ने शेयर का भाव 824 से 866 रुपए तय किया है। इश्यू 8 फरवरी को बंद होगा। निवेशक कम से कम 17 शेयर्स के लिए इसमें बोली लगा सकते हैं। वेदांत फैशंस इस आईपीओ से 3,149 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। आईपीओ के जरिए कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। वेदांत फैशंस मेंस वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर सेगमेंट में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इंडिया में एंट्री के टेस्ला के प्लान को झटका लगा है। सरकार ने इंपोर्ट पर टैक्स छूट देने की टेस्ला की मांग खारिज कर दी है। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क भारत में अपनी इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक कारें बेचना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने इंपोर्ट टैक्स में छूट की मांग की थी। सरकार ये कहते हुए उनकी मांग ठुकरा चुकी है कि भारत में पहले से ही इसके लिए पॉलिसी है। सीबीडीटी के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा है कि मौजूदा टैरिफ स्ट्रक्चर पर कुछ निवेश आया है, इसलिए ये साफ है कि ड्यूटी इसमें कोई बाधा नहीं है। दरअसल भारत सरकार ने एलन मस्क को इंडिया में उत्पादन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन मस्क शुरुआत में अपनी इंपोर्टेड कारें भारत में बेचना चाहते हैं। रिजर्व बैंक ने अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर विदेशी मुद्रा में कारोबार नहीं करने की हिदायत दी है। आरबीआई ने कहा कि ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा का लेन देन करता है, उस पर फेमा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही आरबीआई ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से सोशल मीडिया पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है। खबरों के मुताबिक गूगल और एप्पल से ऐसे ट्रेडिंग एप्स हटाने के लिए भी कहा जाएगा। राकेश झुनझुनवाला की आने वाली एयरलाइंस अकासा एयर कर्मचारियों को जोड़ने के लिए स्टॉक पेशकश करने की योजना बना रही है। कंपनी का कहना है कि सिलेक्टेड सीनियर एग्जीक्यूटिव की बजाय टॉप एम्प्लॉय के बड़े पूल को कंपनी शेयर देगी।
आपको बताएं, आकाशा एयर बोइंग 737 मैक्स विमान मिलने के साथ मई के अंत या फिर जून की शुरुआत में टेक ऑफ कर सकती है। कंपनी ने बताया कि इन दिनों एविएशन इंडस्ट्री में टैलेंट की कमी हो रही है। ऐसे में अच्छे कर्मचारियों को लुभाने के लिए कंपनी शेयर देने का अनूठा तरीका अपना रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सरकार बैटरी स्वैप के तहत इंसेंटिव का जल्दी ऐलान कर सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक अधिकारी के हवाले से जानकारी मिली है। सरकार अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्यापक स्तर पर क्लीन मोबिलिटी को प्रोत्साहन दे रही है। इस पॉलिसी में शुरुआत में लास्ट माइल डिलीवरी और राइड शेयरिंग जैसे सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर यानी ऑटो रिक्शा के लिए बैटरी स्वैप सर्विसेज पर जोर देगी। सरकार टीकाकरण के लिए नई वैक्सीन कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स का इस्तेमाल शुरू कर सकती है। अभी सिर्फ इनके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत होगी। दरअसल देश में टीकाकरण का नया चरण शुरू होने जा रहा है। इसमें 12 से 14 साल उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस चरण की शुरुआत मार्च में होने की उम्मीद है। NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन नई वैक्सीन के इस्तेमाल के बारे में 5 फरवरी को फैसला ले सकता है। NTAGI के प्रमुख NK अरोड़ा ने बताया था कि 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लगाने का अभियान मार्च से शुरू हो सकता है। पीएम मोदी ने आज यूपी में दूसरी वर्चुअल रैली का संबोधन किया। इस दौरान पीएम ने पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के 23 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से ही यूपी का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव नया इतिहास बनाने के लिए है। पीएम ने कहा कि MSP खत्म हो जाएगा। ये अफवाह फैलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यूपी में डबल इंजन की सरकार ने 2017 से पहले की अपेक्षा MSP पर खरीद में कई गुना अधिक वृद्धि की है। 21वीं सदी में यूपी को लगातार ऐसी सरकार चाहिए जो डबल तेजी से काम करे, डबल तेजी से विकास करे। और ये काम डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर शहर सीट से विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा। योगी के नॉमिनेशन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले सीएम योगी ने कहा कि यूपी के हर वर्ग का विकास हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। सीएम योगी के नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी गोरखपुर में थे। इस मौके पर अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी 300 पार करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इतिहास को दोहराएगी। इस दौरान अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा यूपी में सीएम योगी ने सुशासन की नींव डाली है और राज्य को माफियाओं से मुक्त कराया है। उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे कोई संभावना नहीं है। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने आज आगरा में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा किसान और नौजवान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार ने इनके साथ झूठे वादे किए। सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि यह पश्चिमी यूपी के लोगों का अपमान है। सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे किसान की आय नहीं बढ़ी है और वही लोग जिन्होंने झूठा वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। भतीजे की गिरफ्तारी पर सीएम चन्नी ने कहा कि कानून अपना काम करे, उन्हें कोई एतराज नहीं। उधर चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए।
उन्होंने कहा एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है और सरकार इसका इस्तेमाल लोगों को धमकाने के लिए कर रही है। ये जो एजेंसीज है इनका दुरुपयोग हो रहा है, सरकार इनको इस्तेमाल करती है लोगों को धमकाने के लिए। 6 फरवरी को राहुल गांधी की लुधियाना रैली से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर हाईकमान को चेताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अगर मुख्यमंत्री थोपा गया तो लोग विकल्प को अपना लेंगे। किसी का नाम लिए बिना सिद्धू ने कहा कि पंजाब में 25 साल ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो दूसरों के इशारों पर काम करते रहे हैं। पंजाब में पिछले 25 सालों में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है। आपको बताएं, इस बार पंजाब चुनाव में सीएम फेस को लेकर मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू के बीच खींचतान जारी है और पिछले दिनों जालंधर रैली में राहुल गांधी ने इसके लिए सर्वे की घोषणा भी की थी। अब 6 फरवरी की लुधियाना रैली में वो मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा कर सकते हैं। केंद्र सरकार एमएसपी तय करने के लिए समिति बनाएगी। समिति का गठन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि एमएसपी कमेटी में किसान संघों के सदस्य, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल होंगे। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद किसान एमएसपी की मांग पर अड़ गए थे। आपको बताएं कि केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है और इसे ही एमएसपी कहा जाता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। सरकार ने ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है, लेकिन सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि वो मौत से नहीं डरते और उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं चाहिए और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है। आपको बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी की कार पर कल शाम उत्तर प्रदेश के पिलखुआ के पास 2 हमलावरों ने 5 राउंड फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि किसी को गोली लगी नहीं। वारदात के बाद ओवैसी दूसरी कार में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस मामले में यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल हथियार और एक कार को बरामद भी कर लिया गया है। केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की तैयारी में है। राज्यसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन के सदस्यों से सोशल मीडिया पर सख्त नियम बनाने के लिए सहमति मांगी। प्रश्नकाल के दौरान सीपीआई नेता झरना दास वैद्य ने सोशल मीडिया को लेकर सवाल उठाए, जिसके जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर सदन की सहमति है तो वो और भी सख्त सोशल मीडिया नियम बनाने के लिए तैयार हैं। वैष्णव ने कहा कि वो संविधान के ढांचे के भीतर काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में लोकल के आरक्षण को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कल ही हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार राज्य में इस कानून को लागू करवाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की शंकाओं और दिक्कतों को दूर करने के लिए कानून में वैकल्पिक प्रावधान दिए गए हैं और ये संवैधानिक रूप से सही कानून है। आपको बताएं कि हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में राज्य के लोगों के लिए 75% आरक्षण का नियम लागू किया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आशंका जताई थी कि नए कानून के लागू होने से हरियाणा से इंडस्ट्री का पलायन हो सकता है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। खबर 40 में अब देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते हैं। डीडीएमए यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान फिर से खोलने का फैसला लिया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा, लेकिन उसकी अवधि में 1 घंटे की कमी की गई है। अब रात 10 बजे के बजाय 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही 100% क्षमता के साथ प्राइवेट दफ्तर खोले जाएंगे। डीडीएमए ने दिल्ली में उच्च शिक्षा के संस्थान खोलने का भी फैसला लिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल 7 फरवरी से फिर से चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे। कोरोना से मौत पर मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंडर सेक्रेटरी या फिर इससे ऊपर के दर्जे के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा, ताकि कोविड पीड़ितों के परिजनों तक मुआवजे की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि नोडल अधिकारी पीड़ितों तक मुआवजा पहुंचाने में मदद करेगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,49,000 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 2,46,000 लोग ठीक हुए। 1,072 लोगों की मौत हुई। पिछले दिन के मुकाबले नए केस में 13.36% की कमी है। तीसरी लहर में पहली बार नए केस 1.5 लाख से कम मिले हैं।
हेल्थ मिनिस्ट्री ने नीट पीजी की परीक्षा को 6 से 8 हफ्तों तक टालने का आदेश दिया है। ये फैसला डॉक्टरों की मांग पर लिया गया। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के इच्छुक छात्रों ने याचिका में दावा किया था कि कई एमबीबीएस ग्रेजुएट अनिवार्य इंटर्नशिप अवधि पूरी नहीं होने के कारण मार्च 2022 की नीट परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए परीक्षा टाल देनी चाहिए। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकी में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। प्रदेश की ओर से काशी विश्वनाथ पर झांकी का प्रदर्शन परेड के दौरान किया गया। इसके अलावा पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी पहले स्थान पर रही। वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच सीआईएफएस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। इसमें पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना पहले स्थान पर रही। वहीं मंत्रालयों के बीच हुई प्रतियोगिता में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संयुक्त विजेता रहे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग के दौरान कोरोना से संक्रमित हो गई थी। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोक दी गई। हाल ही में इस फिल्म में अहम रोल अदा करने वाली एक्ट्रेस शबाना आजमी को भी कोरोना हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कुछ ही दिन के गैप में शबाना आजमी और जया बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसी वजह से करण जौहर ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग को रोकने का फैसला लिया। करण जौहर ने शूटिंग फिलहाल रोक दी है। अधिविशेष स्टारर मेजर की नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। फिल्म अब 27 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर दी गई। इसके पहले मेजर की रिलीज डेट 11 फरवरी थी, लेकिन कोविड के चलते लगी पाबंदियों के कारण मेकर्स ने इसे आगे बढ़ा दिया। ये फिल्म शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है। आलिया भट्ट अजय देवगन स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का धमाकेदार ट्रेलर 4 फरवरी को रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर में कमाठीपुरा में बड़ी हुई गंगूबाई की एक आम औरत से माफिया क्वीन बनने की कहानी दिखाई गई है। एक्टर जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म अटैक की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। इस बात की जानकारी जॉन अब्राहम ने खुद फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करके दी, जिसमें कैप्शन में उन्होंने लिखा कि देश के पहले सुपर सोल्जर और देश के गौरव को बचाने के लिए उनकी स्ट्राइक को देखने के लिए दर्शक तैयार हो जाएं। 1 अप्रैल 2022 को यह रिलीज हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस जल्दी मिशेल मुरोन संग एक नए म्यूजिक वीडियो मुड़ के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में हलचल मचाने के लिए आ रही हैं। एक्ट्रेस ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल से ये जानकारी दी। सौरव गांगुली ने बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर चुनौतीपूर्ण 26 महीने के अंदर कई तरह की आलोचनाओं का सामना किया। सौरव गांगुली पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में महिला क्रिकेट के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। इधर गांगुली ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कुछ लोगों को ये याद दिलाया कि और उन्होंने कहा कि मैं भी भारत के लिए 400 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेल चुका हूं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। 21 वर्षीय तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के कारण निलंबित हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए गेंदबाजी सलाहकार नियुक्त किया है। एशेज श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने पद से इस्तीफा दिया है। इससे पहले इंग्लैंड के क्रिकेट निदेशक एशले जाइल्स ने भी पद छोड़ दिया। सिल्वरवुड ने कहा कि पिछले 2 साल काफी चुनौतीपूर्ण रहे थे। आईपीएल महानीलामी के लिए सभी टीमों ने कमर कस ली है। कई युवा खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए बरसाने के लिए की उम्मीद है, तो वहीं कई ऐसे दिग्गज क्रिकेटर भी हैं जिनका करियर अस्त होने की कगार पर हो सकता है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा एक बार फिर सुर्खियों में। उन्होंने सभी भारतीयों से अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान का समर्थन करने का आग्रह किया है, जो 2022 विंटर ओलंपिक में देश के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। यूक्रेन संकट बढ़ता ही जा रहा है। रूस ने बेलारूस में 30,000 सैनिकों के साथ परमाणु सक्षम मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया है। नाटो ने इसे लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर यूक्रेन पर हमला होता है तो एक बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में बम लगे होने की धमकी मिली। इसके बाद चारों ओर अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया। सीरिया में देर रात अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को ढेर कर दिया। अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी ने अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद इस आतंकी संगठन की बागडोर संभाली थी।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता के खिलाफ कनाडा की राजधानी ओटावा में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन की वजह से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को परिवार समेत किसी सुरक्षित गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर मौजूद सबसे ऊंचाई वाले ग्लेशियर पर हर साल बड़ी मात्रा में बर्फ पिघल रही है। एक नई स्टडी में इसकी जानकारी मिली है। ये नतीजे एक चेतावनी है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे ऊंचे इलाके पर बर्फ का तेजी से पिघलना जलवायु परिवर्तन के कुछ सबसे खराब प्रभावों में से एक है। खबर 40 में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।